morning, everyone. I am Pramjeet Kumar Misra, an Acharya of Saraswati Shishu Vidya Mandir, Papur. I newly launched a self-study platform named by Pramjeet Sir Classes. And most respectfully, I request to you, please subscribe my channel and press the bell icon for the notification of my another videos. And those parents who are watching my video, they could appoint me as an online home tutor without pay by just subscribing my channel only. Hey guys, in the last video, I promised to you that I shall provide you a series of videos on each topic. And to fulfill my commitment, this video is ready to watch for you. In the last video, we have discussed about the tense and its kind. Now in this video, today we discuss about the identification of sentences according to the tense. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस में, आपने टेंस का डिफिनेशन, टेंस के काइंड्स को अच्छी तरह से जान लिया है। एक बार मैं उनकी पुनरावृत्ति आपको करवा देना चाहता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टेंस के 3 मेन काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उन 3 मेन काइंड्स के 4 सब काइंड्स होते हैं। सबके बारे में मैंने बताया था। पहला सब काइंड सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा सब काइंड कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा सब काइंड परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा सब काइंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने भली भांति उसको अपने दिमाग में बिठा लिया होगा। अभी इसके आगे हम लोग किस प्रकार से सेंटेंसेस को पहचाना जाए कि वह कौन से टेंस से रिलेटेड है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत आवश्यक भी है, जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसकी रूपरेखा होती है, उसको मैं लिख करके बताता हूं।
यहाँ मैंने हिंदी में लिखा राम आम खाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे राम काम को करने वाला है। खाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं, या इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ आम खाने का जो काम है वह कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। अब आम कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं, या इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं राम के खाने का प्रभाव आम पर पड़ रहा है। खाया किसको जा रहा है? आम को खाया जा रहा है ना। तो आम यहाँ ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। हिंदी में कर्म बोलते हैं और इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आम जो है वह कर्म है। यानी यह ऑब्जेक्ट है, और अंत में खाता है। ये खाना क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? राम आम को खा रहा है। यानी कौन सा काम कर रहा है? वो खाने का काम कर रहा है। यानी खाना जो है वह क्रिया है, काम है। काम को ही क्रिया कहते हैं, या उसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर खाना क्या है? वो वर्ब है। अब आपने देखा कि जब हम हिंदी में कोई वाक्य लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और उसके बाद फिर कोई वाक्य अन्य शब्द आता है। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद कोई दूसरा शब्द। लेकिन जब इसी हिंदी के सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जब उसको इंग्लिश में हम बदलते हैं, तो वह इस प्रकार से लिखा जा सकता है। राम इट्स ए मैंगो। राम आम खाता है। तो मैंने इसको, इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को मैंने इंग्लिश में यहाँ ट्रांसलेट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले राम यहाँ भी था, फिर यहाँ राम यहाँ भी है। इसका मतलब है कि यहाँ का राम भी करता है, काम को करने वाला है, यानी वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। यहां पर अब देखिए, यहां मैंगो, आम यहां राम के बाद था, लेकिन अब ये मैंगो आम जो है वो सबसे अंत में चला गया है। आप देख रहे हैं सबसे अंत में आम है, यानी कर्म जो है, राम के खाने का प्रभाव जिस चीज पर पड़ रहा था, आम पर,
वह आम अब अंत में चला गया है। तो यानी कर्म जो है यानी ऑब्जेक्ट वो सबसे लास्ट में है। और ये खाना जो है, इट, इट मतलब खाना होता है, वह अब बीच में आ गया है। ये क्रिया है, सब्जेक्ट वर्ब है, और वो बीच में आ गया है। तो इंग्लिश में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद कोई दूसरा जो अन्य शब्द हैं, अन्य वर्ड हैं, वो उसके बाद आते हैं। ध्यान में आई बात। जब हिंदी में हम सेंटेंस लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई दूसरा, उसके बाद कोई वर्ड है तो वो उसके बाद आएगा। ध्यान में आ गई बात? आपको समझ में आ गई? तो हिंदी के सेंटेंस में आपने देखा कि उसके जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का, उन सेंटेंसों का, हिंदी के सेंटेंसों का क्या स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर उसके बाद उस वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले दूसरे शब्द आते हैं। लेकिन इंग्लिश में स्थिति में परिवर्तन थोड़ा आता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आ जाता है। यहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद है, लेकिन यहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले आता है। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, और उसके बाद फिर उस सेंटेंस में यूज किए जाने वाले दूसरे वर्ड्स आते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सबका यही स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को सजाते हैं। टेंस में हमें क्या करना होता है, आइए इस बात को समझते हैं। सभी इस बात को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं कि पता नहीं टेंस में मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंस बड़ा कठिन है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। बहुत आसानी से आप इन बातों को समझेंगे। जब भी हम किसी इंग्लिश सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, टेंस के अनुसार सजाते हैं, तो सब्जेक्ट अपने स्थान पर बरकरार रहता है। सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। सब्जेक्ट जो भी है, आई, वी, राम, श्याम, मोहन, यानी जो भी सब्जेक्ट है, करता है, काम को करने वाला है, वह वैसा ही रहता है और यहां अपने पोजीशन पर रहता है। ऑब्जेक्ट के अलावा, ऑब्जेक्ट और बाकी जो उस सेंटेंस में जो दूसरे शब्द आए हैं, दूसरे वर्ड्स आए हैं, वह भी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें। अपने पोजीशन पर और अपने फॉर्म में, अपने रूप में वो जैसा है वैसा ही रहता है। किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ होता है? तो परिवर्तन हमारे वर्ब में होता है। वर्ब में ही परिवर्तन होता है केवल, बाकी और कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान दीजिए।
मैंने एक हिंदी में एक वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। इस वाक्य में मैं तो सब्जेक्ट है, आप जान रहे हैं। ये पढ़ता हूँ, ये वर्ब है, क्रिया है। पढ़ना काम है, पढ़ने के काम को किया जा रहा है, तो पढ़ना एक क्रिया है। अब देखिए, इस पढ़ता हूँ, इस क्रिया के रूप को बदल करके हम कई सारे वाक्य कह सकते हैं, कई सारे सेंटेंस हम कह सकते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, अब देखिए पढ़ता हूँ की जगह पढ़ूंगा हो गया है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ रहा था, मैं दोपहर से पढ़ रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि क्रिया एक ही है, क्रिया पढ़ने का ही है, लेकिन सभी अलग अलग वाक्यों में उसके रूप अलग अलग हो गए हैं। कहीं पर पढ़ रहा हूं, कहीं पढ़ चुका हूं, कहीं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि हर एक अलग अलग वाक्य में उसको बदल करके प्रस्तुत किया गया है। यानी क्रिया का रूप परिवर्तित हो रहा है समय के अनुसार, काल के अनुसार, काल यानी टेंस के अनुसार। तो समय के साथ कभी ये जो पढ़ने की बात है, कभी ये भूतकाल की बात नजर आ रही है, मैं पढ़ चुका हूं, ये भूतकाल की बात हो गई, पढ़ने का काम पूरा कर लिया गया है पहले ही। मैं पढ़ रहा हूं, यह अभी वर्तमान को दिखाता है कि अभी पढ़ाई का काम चल रहा है, इस समय चल रहा है। और मैं शाम को पढ़ूंगा, यह आने वाले समय को दिखा रहा है। तो समय के अनुसार पढ़ने की जो क्रिया है, क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है। बस यही तो टेंस है। जब आप इतना समझ लेंगे कि टेंस में हमें करना क्या है, तो टेंस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बस क्रिया को समय के अनुसार लिखने की जो कला है, यही टेंस है। इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आप जब वर्ब को लिखना सीख जाएंगे, बड़ी आसानी से आप टेंस को समझ सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में, यह आज का वीडियो तो टेंस पार्ट 2 का वीडियो है, जिसमें मैंने अधिक कुछ नहीं, सिर्फ आपको बताया कि हमें टेंस में करना क्या होता है। इसके बाद, ठीक इसके तुरंत बाद टेंस पार्ट 3 का एक वीडियो आएगा, उसको आप देखेंगे तो आप को टेंस आप आधे से अधिक समझ चुके होंगे। आपसे निवेदन होगा कि मेरे प्रत्येक वीडियोस को ध्यानपूर्वक और कृपया पूरा देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं, 8 से 10 क्लासेस में टेंस को आप इस प्रकार से समझ जाएंगे कि टेंस में आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को देखने वाले सज्जनों से, मेरे भैया बहनों से, मेरे दोस्तों से निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होगा और मैं लगातार
आपको गणित, इंग्लिश ग्रामर और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर आपको लगातार वीडियो देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।